नमस्कार सर। मैं विनीत उत्पल आईएमटी कॉलेज की ओर से इनोवेशन सेल जो हमारा है इंस्टीट्यूट से इनोवेशन काउंसिल आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज पैनल डिस्कशन है हमारा, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य मूर्धन्य विद्वान हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और क्योंकि इनोवेशन हमारा प्रयास है कि कुछ नया बच्चे करें, सरकार, केंद्र सरकार का भी प्रयास है कि बच्चे खुद अपने पैरों पे खड़े हों, इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो पहले हमारे मुख्य वक्ता जो हैं आदरणीय श्री संजय द्विवेदी जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री संजय द्विवेदी जी वर्तमान में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में बतौर डायरेक्टर जनरल डीजी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पहले वे भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलपति रह चुके हैं और कुलसचिव के पद को भी सुशोभित किया है। 3 दशक से अधिक समय तक पत्रकारिता कर्म से जुड़े रहे आदरणीय संजय द्विवेदी जी अभी तक 30 से अधिक पुस्तकों को संपादन लेखन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका लेखन कर्म बहुत ही व्यापक है, जिसके तहत वो संपादन भी करते हैं और करते रहे हैं। मीडिया विमर्श, जो मीडिया की दुनिया और मीडिया अध्यापन क्षेत्र की प्रख्यात पत्रिका है, उसका लगातार पिछले 10 सालों से वो संपादन कर रहे हैं। आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा का सौभाग्य रहा है कि उनका सानिध्य हमेशा मिलता रहा है और इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के इस कार्यक्रम में हम आदरणीय संजय द्विवेदी जी का स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री रमन चावला जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। वो लघु भारती उद्योग यूपी के उपाध्यक्ष हैं और उनका सामाजिक स्तर पर, केवल एक व्यापारिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर इतना ज्यादा काम है कि शायद शब्द कम पड़ जाए। और वो लगातार जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, उनको लगातार वो प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे वो नए इनोवेशन करें, कैसे नए कंपनी स्टेब्लिश करें, कई नए संस्थान स्टेब्लिश करें। इसको लेकर वो लगातार लोगों के साथ संवाद करते रहते हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि वो आईएमटी कॉलेज में आज हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शन करेंगे। हमारे तीसरे वक्ता हैं वेद व्यथित जी, जो साहित्यकार हैं, फरीदाबाद में रहते हैं और उन्होंने अध्यापन के क्षेत्र से और उनको जोड़ा है कि कैसे वो आगे काम कर रहे हैं, कैसे लोग इस पे बौद्धिक तौर पर भी आगे बढ़े, बौद्धिक तौर पर भी लोग सोचें कि कैसे हम किसी भी कंपनी को स्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम 5-10 लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं। इसको लेकर तो मैं वेद व्यथित जी का भी सादर प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि वो भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। आज जो हमारा पैनल डिस्कशन है, इसको संचालन करने की जिम्मेदारी हमारे इनोवेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट जो प्रोफेसर अनिल कुमार निगम सर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और इस पैनल डिस्कशन का संचालन करें, जिससे कि हम सारे छात्रों को और सारे जो अध्यापक हैं वो भी जुड़े, छात्रों को ये सौभाग्य मिले कि वो जाने कि कहाँ कहाँ हम इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह भारत हमारा आत्मनिर्भर बन सकता है, किस तरह हम समाज आत्मनिर्भर हो सकता है, और फिर शिक्षक भी उससे लाभान्वित हो, जिससे कि उन्हें पता रहे कि कैसे हम बच्चों को प्रशिक्षण दें, बच्चों को ट्रेनिंग दें कि वो हमारे आज के जो युवा हैं कल के हमारे भविष्य के कर्णधार हैं और हमारा भारत जो कल हमारा आत्मनिर्भर बने। इसके लिए मैं अनिल कुमार निगम सर को मंच सौंपता हूं। निगम सर। निगम सर, जी निगम सर आप। जी आप माइक ऑन कर लें सर। मैं जी सर। चाहूंगा विनीत जी, आप ऐसा करिए, जब तक आप वेद सर, जो वेद व्यथित जी हैं, जूम से आप उनको कनेक्ट करिए। वो कोशिश कर रहे हैं, शायद जी लिंक नहीं है या क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको आप प्लीज जोड़ लीजिए जब तक। ठीक ठीक है। है। जी जी। ठीक है जी। विनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, मेरे मित्र रमन चावला जी, सबसे पहले और प्रिय छात्रों, IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल गोयल जी, सबसे पहले तो मैं अपने अतिथियों का जो है बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और थोड़ा हमारा कार्यक्रम विलंब से शुरू हो सका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसकी वजह से मैं सबसे पहले अपने अतिथियों से क्षमा मांगना चाहूँगा। आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत। IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की IIC इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की ओर से मैं यहां पर सभी का स्वागत करता हूं और एक चीज कहना चाहता हूं कि जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरे विश्व को और हमारे देश को भी चपेट में लिया, जिस तरीके से इसका प्रसार हुआ, उसने हमको कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो दूसरी ओर उस महामारी ने हम सभी को बहुत कुछ सीखने का मौका भी दिया। जिस तरीके से हमारे यहां महामारी का प्रवेश हुआ, हमारे देश की सरकार ने उसको एक आपदा को एक अवसर में बदलने के लिए लगातार प्रयास किए। हमने देखा कि किस तरीके से जब हमारे देश में मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लॉकडाउन के बाद किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारे व्यवसाय, हमारे जितनी गतिविधियां हैं वो लगभग रुक गई, ठहर गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने अपने आप को तैयार किया, देश ने तैयार किया। हालांकि हमारे देश का मजदूर कुछ समय के लिए बहुत बड़ी संकट में आ गया, हमारी अर्थव्यवस्था संकट में आ गई, हमारा मजदूर गांव की ओर जाने लगा। इसी बात ने कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को ये कहीं ना कहीं हमको ये प्रेरणा दी, ये बताया कि किस तरीके से ये जो गांव की ओर मजदूर जा रहा है, किस तरीके से उस गांव को आत्मनिर्भर बना करके, किस तरीके से हमारे यहाँ जो निर्भरता है आयात पर, वो किस तरीके से आयात पर निर्भरता को खत्म किया जाए, इस समय को यूटिलाइज किया जाए। और कहीं ना कहीं वही कारण है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज हमारी सरकार ने घोषित किया और जिस तरीके से ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने की बात शुरू हुई, ये सोचा गया किस तरीके से एक पर्टिकुलर देश, खास तौर से जहां से चाइनीज वायरस, चीनी वायरस आया, किस तरीके से हम उसके प्रोडक्ट को, जो हमारे दफ्तर, हमारे बेडरूम, हमारे मंदिर, यहां तक कि किचन में सब जगह घुस चुका है, किस तरीके से हम उससे मुक्ति पाएं, उसके लिए एक रणनीति तैयार की गई। लेकिन मेरा यह कहना है कि फिर भी चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें काम करना है, जिस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी देश की काम करती है, जिस तरीके से देश में कुछ भ्रष्टाचार का प्रभाव है, तो क्या उन परिस्थितियों में, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हम किस तरीके से सामना कर सकते हैं? उसके लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे पास बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, है ना, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, रमन चावला जी जो है उद्योगों के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति और कहना चाहिए ज्ञान और संस्कृत की परंपरा के संवाहक हैं, मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं कि पहले अपनी बात रखें। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राहुल गोयल जी, आदरणीय वेद जी, श्री रमन चावला जी, मेरे मित्र प्रोफेसर डॉक्टर अनिल निगम जी, जिनके नाते मुझे इस कॉलेज में दोबारा आने का मौका मिला है, IIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा के सभी प्यारे विद्यार्थियों, माननीय अध्यापक गण, भाइयों और बहनों,
आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि समय को समझकर, समय की चुनौतियों को समझकर अगर हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है और मेरा मानना है कि जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है वो भारत की सामाजिक अवधारणा में, भारत के सामाजिक चिंतन में बहुत पहले से रही है। उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव में सरकारों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी नागरिकों ने इसको समझने की कोशिश की। अब जब दुनिया के सामने कोरोना वैश्विक महामारी उपस्थित हुई और लोगों को अब अपनी जड़ों की याद आने लगी, लोगों को अपना घर की याद सताने लगी। महात्मा गांधी ने गांव में रहकर आत्मनिर्भर रहने का मूल मंत्र अपने पूरे जीवन में दिया था। आज अगर गांधी दर्शन पर गौर किया जाए तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी स्वदेशी और स्वावलंबन पर इतना जोर क्यों देते रहे। ये हमें समझने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने अपने पूरे मार्गदर्शन में हमें बताया कि स्वदेशी अपनाओ की बात उन्होंने कही। उन्होंने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया और ये आज के समय की जरूरत भी है। आप देखिए, आत्मनिर्भरता का जो संबंध है वह क्वालिटी से होता है, उसका सीधा संबंध क्वालिटी से। अक्सर ये माना जाता है कि नए नए उत्पादों और उनकी क्वालिटी की बदौलत ही विकसित देश विश्व बाजार में अपना दबदबा बनाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भारत भी अपने शोध, अनुसंधान, मेहनत और लगन से ऐसी क्वालिटी के उत्पाद तैयार करे जिससे एक ओर तो हमारी आयात पर निर्भरता खत्म हो सके, दूसरी ओर विकसित देशों के उत्पादों की तरह भारतीय उत्पादों की भी दुनिया भर में मांग बने और हम एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश के रूप में सामने आ सके। तमाम विकासशील देशों की तरह भारत की सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो है हमारे उत्पादों की क्वालिटी को और बेहतर या विश्वस्तरीय बनाना। इसके लिए देश में प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्रकृति ने हर लिहाज से भारत को बेहद संपन्न बनाया हुआ है और भारत यदि हर तरह की जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र से संपन्न है तो हमारा आकार, हमारी आबादी, हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भी गजब की। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस अपनी शक्ति को किस तरह से अवसर में बदलते हैं और इस शक्ति को इकट्ठा कर हमें आगे बढ़ना होगा। भारतीय जनमानस में क्वालिटी यानी गुणवत्ता को लेकर चाहत पैदा हो जिससे हमारे उत्पादों की दुनिया भर में मांग हो। यही आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के मंत्रों के पीछे की प्रधानमंत्री जी की सोच है। प्रधानमंत्री के जो मंत्र है, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उसको सफल बनाने के लिए हमें भारतीय समाज में बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। स्वच्छता की तरह हमें क्वालिटी की महिमा को जन जन तक पहुंचाना है और जनमानस में एक संस्कार बनाना है। जिस तरह हम ह्यूमन कैपिटल या मानव संसाधन से संपन्न है, उसकी भी ऐसी क्वालिटी करनी होगी कि रोजगार के बाजार में लोगों की मांग हो। बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास से ही रोजगार पाने लायक बनाया जा सकता है। कोरोना के इस पूरे संकट काल में जहां हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, वही इसका सबसे ज्यादा असर मजदूर और गरीब व्यक्तियों पर दिखाई पड़ा। जैसा कि भाई अनिल निगम जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, वो कमाने खाने की जिद में एक राज्य से दूसरे राज्यों में सालों से टिके हुए थे, लेकिन महामारी के इस काल ने उन्हें फिर उसी गांव की तरफ लौटने के लिए मजबूर किया जहां साहूकारी और कर्ज के बोझ तले हमेशा डूबा हुआ रहता था। उसको अब इस मौके पर महसूस भी होने लगा है कि मजदूर होने से बेहतर है एक किसान होना, क्योंकि किसान के पास अगर जमीन है उसमें वह कुछ उगाकर उसी आत्मनिर्भर सिद्धांत के जरिए जिंदा रह सकता है, जिसका जिक्र हमेशा से महात्मा गांधी किया करते थे। अब इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक किसान अपने खेत में जिस अनाज को उपजाता है वह देखते ही देखते आशीर्वाद, पतंजलि, अनेक, अमूल जैसे ब्रांड बन जाते हैं और उन पर यकीन एक उपभोक्ता का बनता है कि वह उससे निकल नहीं पाता। आज जब स्थिति सामान्य हो रही है तब उपभोक्ता भी कुछ और किसी भी ब्रांड का सामान लेने के लिए तैयार है। अगर हमारे पास उगाई जा रही सब्जी या किसी लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ते हुए सहायता करते हुए इस महामारी से हमें लड़ना होगा तो निश्चित तौर पे हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा। हमें अपने जो लघु उद्योग है उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा।
गांधी जिस कुटीर उद्योग की बात किया करते थे, उस कुटीर उद्योग को पुनः जीवित करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिल सके, देश का मजदूर इस संकट के बाद अपने गांव की तरफ लौट आए। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि अब वो अपने राज्य में रहकर ही ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके, जिनसे दोबारा से संकट आने पर भारत एक कदम आगे खड़ा दिखाई दे। मेरा मानना है कि स्वदेशी भारत की अनेक समस्याओं का समाधान है। अगर स्वदेशी का विचार लोगों के मन में बैठ गया तो लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, स्थानीय प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, हमारे कुशल कारीगरों के हाथ मजबूत होंगे, उनके उत्पाद की मांग बढ़ेगी, तो भारत को ही उसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग स्वदेशी का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल भारत का भी विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, स्वदेशी केवल उत्पाद से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि यह विचार है या एक आंदोलन है। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था, स्वदेशी केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण है। स्वदेशी देश की प्राणवायु है, स्वराज्य और स्वाधीनता की गारंटी है, गरीबी, भुखमरी और गुलामी से मुक्ति का उपाय है। स्वदेशी के भाव में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और मानसिक स्वतंत्रता सर्वथा असंभव है। इसलिए गांधी के विचारों पर चलते हुए हमें इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आपको अपने आप को जो लोग महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी बनाते हैं, उन नकली लोगों को महात्मा गांधी को फिर से पढ़ना चाहिए कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं, उनका मूल विचार क्या है। अफसोस तो यह है कि गांधी को तो हमने स्वीकार कर लिया, गांधी को हमने स्वीकार कर लिया और उनके विचारों को दूर कर दिया। आज आवश्यकता यह है कि गांधी को ही स्वीकार्यता न हो, बल्कि उनके विचारों की भी स्वीकार्यता हो। और दुख की बात यह है कि गांधी को सारे देश ने स्वीकार किया, गांधी को उनके शिष्यों ने गांधी को स्वीकार किया, पर गांधी के विचारों से 100 हाथ की दूरी बना ली। तो आज आवश्यकता है कि गांधी के साथ उनके विचार भी स्वीकारे जाए। स्वदेशी के बारे में गांधी क्या सोचते? उनका पूरा जीवन ही स्वदेशी को समर्पित था। चरखे से सूत काटना, खादी के कपड़े पहनना क्या था? विदेशी कपड़ों की होली जलाना और नमक कानून का उल्लंघन करके गांधी ने क्या कहना चाहा? ये सब स्वदेशी की भावना को मजबूत करने के लिए, सब प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी के प्रयोग थे। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। गांधी इरविन पैक्ट के समय चर्चा चल रही थी। दोपहर में चाय का वक्त था। वायसराय साहब के लिए चाय आई और महात्मा गांधी के लिए नींबू पानी आया। वायसराय देख रहे थे गांधी क्या करते। गांधी ने एक पुड़िया निकाली और खोलकर उसमें से कुछ नींबू पानी डाल दिया। वायसराय को ये बात समझ में नहीं आई कि गांधी क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आपने क्या डाला पानी में? गांधी ने उत्तर दिया, आपके नमक कानून को उल्लंघन कर मैंने जो नमक बनाया था, उस नमक की पुड़िया को मैंने इसमें डाला। यानी गांधी ने उस वक्त बताया कि स्वदेशी का विचार कितना मजबूत और कितना विस्तृत है। स्वदेशी क्या है, उसे विस्तार देते हुए प्रख्यात चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था, यह मानना भूल है कि स्वदेशी का संबंध केवल माल या सेवाओं से। स्वदेशी का मतलब है देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रबल भावना, राष्ट्र की सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता की रक्षा तथा समानता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग। उनका मानना था स्वदेशी देश प्रेम की साकार और व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। और स्वदेशी के विरोध में 2 तर्क दिए जाते हैं मित्रों। एक, स्वदेशी का विरोध करने वाले कहते हैं कृपया आप अपना मोबाइल फेंक दीजिए, अपना टीवी फोड़ दीजिए, क्योंकि वो विदेशी उत्पाद। दूसरा कुतर्क है, सरकार विदेशी सामान पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती। 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहले में दूसरे कुतर्क का जवाब, अंतरराष्ट्रीय नीतियों के कारण सरकार की कुछ मजबूरी हो सकती है, सरकार मजबूर हो सकती है, लेकिन विदेशी उत्पाद को खरीदने के लिए हमारी मजबूरी क्या है? हम विदेशी उत्पाद क्यों खरीदते हैं? हम खुद विदेशी उत्पादों से दूरी क्यों नहीं बना सकते? जब हम खरीदेंगे नहीं तो भविष्य में वो माल बिकने के लिए यहाँ आएगा ही नहीं। इसको एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझिए। एक वर्ष अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में संतरे का उत्पादन हुआ। जापान की महिलाओं को संतरे बहुत पसंद थे। अमेरिका ने जापान को अपने संतरे बेचने के लिए उचित बाजार समझा और जापान पर दबाव बनाया कि वह अमेरिकी संतरे को अपने बाजारों में बिकने दे। पहले तो जापान ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव के कारण उसे अपने बाजार खोलने पड़े। लेकिन जैसे ही जापान की महिलाओं और अन्य नागरिकों को यह पता चला कि हमारे बाजारों में जो संतरे हैं या उनकी भारी आवक दिख रही है, उसके पीछे अमेरिकन दबाव है, उन्होंने अब पसंद होने के बावजूद भी वो संतरे नहीं खरीदे। यह है स्वदेशी के प्रति एक नागरिक का दायित्व बोध। कोई भी अंतरराष्ट्रीय नीति या दबाव सरकारों को मजबूर कर सकता है,
लेकिन नागरिक स्वतंत्र हैं, नागरिक को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर हमारी नागरिक चेतना प्रखर हो, अगर हमारे नागरिक स्वाभिमानी हो, अगर हमारे नागरिक के अंदर भारत बोध पैदा हो जाए, अगर हमारे नागरिक संकल्प ले लें, तो स्वदेशी का जो संकल्प है वो और प्रखर होकर हमारे सामने आएगा। अब पहले कुतर्क का उत्तर सुनिए। जो पहला कुतर्क, स्वदेशी के लिए लंबे समय से आंदोलन चला रहे संगठन स्वदेशी जागरण मंच का एक नारा है, चाहत से देशी, जरूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। नारे को ध्यान से सुनिए। स्वदेशी जागरण मंच का नारा है, चाहत से देशी, जरूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। इस नारे में ही उस कुतर्क का सटीक उत्तर छिपा हुआ है, साथ में उसका स्पष्ट संदेश भी। आप देखिए, वर्तमान में दुनिया के विकसित देश दूसरे देशों के विकास मॉडल की नकल कर विकसित नहीं हुए, उन्होंने खुद अपना विकास का मॉडल विकसित किया, अपनी रणनीतियां खुद तैयार की। लेकिन हमारे नीति निर्माता पिछले कई वर्षों से विदेशी मॉडल्स के पीछे भागते रहे। उन्होंने कभी भी अपने लोगों के, अपने देशवासियों की क्षमता पर, देश के लोगों की उद्यमशीलता पर भरोसा नहीं किया। मेरा मानना है कि लोकल के लिए वोकल के आह्वान से स्वाभाविक अपेक्षा है कि उन स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए जो वैश्वीकरण के युग में नष्ट हो गए, या उन आर्थिक नीतियों की शुरुआत करने का समय है जो जन कल्याण, स्थायी आय, रोजगार सृजन और सभी के लिए मददगार हो, लोगों में भरोसा पैदा करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्वांटम जंप यानी लंबी छलांग की बात कही है। मेरा मानना है कि लोकल यानी स्थानीयता पर जोर स्वदेशी उद्यमियों के लिए अधिक और अवसर और सम्मान पैदा करने वाला है। प्रधानमंत्री की अपील बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वदेशी और स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक ब्रांड बनाने में सहयोगी होगा। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन से इन उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर अधिक सम्मान और स्वीकृति प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व प्रसिद्ध शास्त्री और कैपिटल पुस्तक के लेखक थॉमस पिकेटी ने भारत के आर्थिक विकास का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि वर्ष 1980 से 2014 के बीच जितनी भी ग्रोथ हुई है उसका 66% 66% देश के 10% लोगों तक और शेष 34% हिस्सा 90% लोगों तक पहुंचा। आप देखिए, वर्ष 1991 में कुल फैक्ट्री वैल्यू एडिशन यानी उत्पादन में श्रम का हिस्सा 68% होता था, 78% होता था। अब वह घटकर सिर्फ 45% रह गया है, जबकि लाभ का हिस्सा 19% से बढ़कर 19% से बढ़कर 52% हो गया है। आज यह स्थिति है कि गांव में प्रति व्यक्ति आय मात्र 23,000 रुपए प्रति वर्ष है, जबकि शहरों में यह लगभग 2,90,000 रुपए है, यानी कमाई गांव से 12 गुना ज्यादा है। यह आपके लिए चिंतन का विषय है, हम सबके लिए विचार करने का विषय है। अब जरूरत है कि विकास का जो वर्तमान मॉडल है उसको बदल दिया जाए। कारपोरेट एफडीआई और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर आधारित मॉडल को बदलकर हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करने की जरूरत है जिसमें उत्पादन के साथ साथ रोजगार, आमदनी और संपत्ति के विवरण का ध्यान रखा जाए। किस तरह का वितरण होगा, किस तरह चीजें बटेंगी, उसका ध्यान रखा जाए। इसमें मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं के साथ विकेंद्रित विकास के अवसर हमें खोजने पड़ेंगे। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने से दुनिया पर हमारी निर्भरता कम होगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के साथ साथ कारीगरों के विकास के साथ साथ रोजगार और गरीबों के लिए ज्यादा आय के अवसर मिलेंगे। हम अगर तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ अपना AAA का सिद्धांत साझा करना चाहता हूँ। AAA का मतलब है आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। इस AAA को जीवन में उतारने की जरूरत है। आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आदर्शों और सिद्धांतों पड़े रहना, किसी भी प्रलोभन और कष्ट के दबाव में आकर गलत रास्ते पर न चलना और देश और समाज के हितों के लिए काम करने की दृढ़ता का नाम आत्मबल है। जो व्यक्ति स्वार्थ और सुविधा को ठोकर मारकर अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीवन जी सकता है, उसे आत्मबल संपन्न कहा जाएगा। दूसरा ये है आत्मविश्वास। जीवन के सब क्षेत्रों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, आत्मविश्वास के जैसा दूसरा कोई मित्र नहीं है। आत्मविश्वास के कारण ही बाधाएं भी मंजिल तक पहुंचने वाली सीढ़ियां बन जाती है। अमेरिका के मशहूर वक्ता राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। और आप सभी ने राजस्थान के मशहूर योद्धा राणा सांगा के बारे में जरूर सुना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में भी एक राणा सांगा था, उसका नाम था वेल्स। वेल्स बचपन से ही बहुत दुबला पतला था, लेकिन वो सेना के अंदर शामिल हुआ। एक युद्ध में उसका दाहिना हाथ कट गया तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे युद्ध में उसकी एक आंख चली गई, सरकार ने उसे अपाहिजों की पेंशन देनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया और उसके बाद उसने कई युद्धों में भाग लिया।
सभी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने वालों में वेल्स का नाम आज भी याद किया जाता है। और राणा सांगा के बारे में हम जानते हैं कि 85 घाव होने तक वो लड़ते रहे। ऐसे लोग हमारे जीवन में आदर्श का काम कर सकते हैं। और वेल्स कहा करता था, वेल्स कहा करते थे, कायर एक बार जीता और बार बार मरता है। कायर एक बार जीता और बार बार मरता है, लेकिन जिसके पास आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। इस सिद्धांत का तीसरा और अंतिम है आत्मनिर्भरता, जिस पर हम सब आज चर्चा कर रहे हैं। मनोविज्ञान का शास्त्र कहता है कि जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जब तक आप दूसरों के भरोसे रहते हैं, ये समझिए और ये समझते रहते हैं कि मेरे कष्ट को कोई और आकर हरेगा, मेरी समस्याओं को कोई और आकर हल कर देगा, तब तक आप बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े भ्रम में हैं। जबकि सारी समस्याओं को समझाने की कुंजी आपके अंदर है। इसलिए संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना आरंभ करिए। मैं आज नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना आवश्यक है। और आत्मनिर्भरता ऐसा दिव्य गुण है जिसको विकसित कर लेने पर संसार का कोई काम सरल नहीं रह जाएगा। और फिलहाल वक्त लोकल के लिए वोकल होने का है। अब से पहले देश के शीर्ष स्तर से भारत की आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय मुहिम बनाने की पहल कभी नहीं हुई। इसलिए अपने आसपास के लोगों से सामान खरीदिए, उनकी सहायता कीजिए। मेरा निवेदन है, जो आत्मनिर्भर है वे दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें, तभी एक सफल राष्ट्र और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। और मुझे खुशी है कि आपके विद्यालय ने, IIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, इसकी शुरुआत की है। और युवाओं में अभी इसी आयु से ही अगर आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान के बीज भर दिए जाए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत उन सपनों को पूरा करेगा जो स्वप्न महर्षि अरविंद ने देखा था, जो स्वप्न हमारे स्वामी विवेकानंद ने देखा था, जिनका चित्र आपको मेरे साथ दिखाई पड़ रहा है। वो स्वप्न पूरे होंगे जो स्वप्न महात्मा गांधी ने देखे थे, हमारे राष्ट्रपिता ने देखे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो स्वप्न देखे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो स्वप्न देखे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सपने देखे थे, वो सपने धरती पर उतरेंगे। एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, एक श्रेष्ठ भारत बनेगा, अपनी समस्याओं का समाधान कर विश्व गुरु के पद पर आसीन होने वाला भारत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग भाषण है वो निस्संदेह सभी विद्यार्थियों और यहाँ तक कि जो फैकल्टी है उन सब के ओरिएंटेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे आभास होता है। जिस तरीके से आपने संपूर्ण सिद्धांत और व्यवहार के सभी पक्षों को आपने अपने इस भाषण में, अपने इस उद्बोधन में आपने शामिल किया है, मुझे लगता है वो विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही सामयिक है और हमें लगता है उसका अनुसरण करना चाहिए। आपने बताया कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ संसाधन हैं बहुत हैं, उन संसाधनों का उपयोग कैसे करें, कौशल विकास किस तरीके से, वोकल फॉर लोकल की जो मुहिम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो मोदी जी ने शुरू की हमारे देश में, किस तरीके से वो मददगार साबित होगा। और आज जो आपने बताया कि महात्मा गांधी को हमने स्वीकार कर लिया लेकिन उनके विचारों को नहीं, उनके आंदोलन को नहीं, उसे आज स्वीकार करने की जरूरत है। किस तरीके से ग्राम स्वराज की आपने बात की, ग्रामों की निर्भरता की बात की, किस तरीके से स्वदेशी की आपने बात की, और किस तरीके से वो स्वदेशी का जो अभियान है, वो विचार है, किस तरीके से हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा और किस तरीके से हमें पहले उसके लिए किस तरीके से आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने की जरूरत है। निसंदेह मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है हम सभी के लिए। हमारे मित्र डॉक्टर वेद वर्थित जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। आप चर्चा में, मुझे लगता है कि जब प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने जो है अपना उद्बोधन शुरू किया था, आप शामिल हो चुके थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं एक्चुअली एक बात प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी की बातचीत से निकली है, वो है कि किस तरीके से इस आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए हमारे देश को जरूरत है कि हमारे देश के लघु और कुटीर उद्योगों का जो है किस तरीके से विकास हो और किस तरीके से जनता इस बात को समझे, क्योंकि ये जो वैश्विक बाध्यता है व्यापार की, उसको प्रोफेसर संजय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया है कि वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश की जनता है, हम हैं,
उस काम पे हम अपना योगदान कर सकते हैं। किस तरीके से हम स्वदेशी को उसको खरीद के, उसको बना के, उसको मार्केट में स्थापित करके उस काम को कर सकते हैं। मेरे मित्र रमन चावला जी लघु उद्योगों से जुड़े हुए हैं और वो लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और बहुत करीब से वो खुद की भी अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, वो चीजों को बहुत करीब से देखते हैं। तो मैं एक चीज रमन जी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब आत्मनिर्भरता अभियान की घोषणा की थी, उसमें 4 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण बताया था। एक था कि 5 चीजों को, 5 स्तंभ उन्होंने बताए थे। पहला कि अर्थव्यवस्था, दूसरी बात थी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, तीसरा सिस्टम व्यवस्था, चौथा है डेमोग्राफी, आबादी की बात की थी उन्होंने, और पांचवा है डिमांड। इन चीजों की उन्होंने चर्चा की थी कि आत्मनिर्भरता के लिए ये सब बहुत आवश्यक स्तंभ हैं, 5 स्तंभ जो होने चाहिए। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है रमन जी, चूंकि आप काम करते हैं, जो है धरातल पर काम करते हैं, तो आप एक चीज ये देखते होंगे कि किस तरीके से इन चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ता है। सिस्टम क्या कहता है वहां पर, सिस्टम के दौरान जो है हमें डेमोग्राफी किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, वो चाहे करप्शन की चुनौतियां हो, चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम की हो, या लाल फीताशाही की हो, उसकी ब्यूरोक्रेसी की हो, जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है, या बैंकों से लोन मिलने का मामला है, उन सब चीजों से किस तरह जूझना पड़ता है और कैसे हम उन चीजों को आसान बना सकते हैं। तो मैं अब अनुरोध करूंगा रमन चावला जी से कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। पहले मैं धन्यवाद निगम जी का देता हूँ, संजय द्विवेदी जी का देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना वक्तव्य स्वदेशी के ऊपर, वोकल टू लोकल के ऊपर रखा। बहुत उनका अच्छा मार्गदर्शन मिला मेरे को। मैं थोड़ा सा अपना वेद जी जुड़े हुए हैं, वेद जी का भी धन्यवाद देता हूँ। तो भाई साहब, मैं थोड़ा सा इसको छोटा सा इसको जो आपने बताया कि मेन मुद्दा जो है, हम सिस्टम्स कैसे इसको करें। सिस्टम्स को समझने के लिए पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हमारी आजाद हुए हम, और उससे पहले 200 साल पहले हमारी जो जीडीपी में शेयर था, दुनिया की जीडीपी के अंदर 35% शेयर था, और आज उसका शेयर सिर्फ 1.5% है वर्ल्ड की जीडीपी के अंदर। इसका मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 35% से 1.5% आ गया। उद्योग वही है, सब कुछ वही है। अच्छा, दूसरा एक छोटी सी और स्टैटिस्टिक्स 2-3 देता हूं मैं पहले। दूसरा स्टैटिस्टिक है, कंट्री की जो हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ मान के चलिए, और 50 रुपए का अगर हम खा जाते हैं तो साल के अंदर हम लोग 13,65,000 रुपए का खाते हैं, जो कंज्यूमर है, हमारा कंज्यूमर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का खाते हैं। और ये इंडस्ट्री जो है हमारी रिवाइव होती है, ये पैसा वापस मार्केट में जाता है और वापस छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में लगता है। ये कंज्यूमर में इंडस्ट्री है। दूसरा, पर कैपिटा इनकम जो थी पहले, जो थी 2015 में हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम 86,65,000 ट्रिलियन रुपीस थी। आज जो 2020 की जो आंकड़े बताते हैं वो 1,35,000 ट्रिलियन रुपीस की बन चुकी है हमारी। हमारे पास फंड्स की जो हमारे पास फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है, हर जो लोकल हर आदमी के पास, वो 11,600 उसकी इनकम बताई गई है, एवरेज इनकम बताई गई है। वो 6,000 भी ले सकता है, 50,000 भी इनकम उसकी हो सकती है। तो एवरेज इनकम ये है। तीसरी स्टैटिस्टिक्स ये है कि 2001 के बाद जो हमारी ग्रोथ हुई इंडस्ट्री की, वो सर्विस सेक्टर में हुई। सर्विस सेक्टर मीन्स आपके जो हम लोग आईटी इंडस्ट्रीज में या इस सेक्टर में, वो 65% तक हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो हमारे बच्चे जो गए वो सर्विस सेक्टर में गए। 35% जो है बाकी हमारे ट्रेड में गए, जिसमें एग्रीकल्चर है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग है, सारी इंडस्ट्रीज है। ये एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो हमारा जो कंज्यूमर मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। कंज्यूमर मार्केट में मानिए पेन ही एक बनाता है, तो पेन हमारे जो पहले जो बनाते थे छोटी इंडस्ट्रीज, 100 इंडस्ट्रीज बना के एक एक छोटे छोटे सेक्टर को देते थे। आज जो वो पेन बनाने वाले 3-4 ब्रांड रह गए। 3-4 ब्रांड, जैसे लग्जर हो गया या लिंक हो गया, ऐसे 4-5 ब्रांड लगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मास में उन्होंने बना के बेचना शुरू कर दिया।
कुछ फॉरेन कंपनीज आई, जैसे टीवी मैन्युफैक्चरर्स थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो छोटी मार्केट थी हमारी, वो छोटे छोटे टीवी मैन्युफैक्चरर्स थे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक, बाहर की कंपनीज आए, जैसे एलजी आया, और अपना एलजी मानिए, पैनासोनिक मानिए, ये इंडस्ट्रीज है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की मार्केट देखी, कितनी बड़ी मार्केट है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर साल कितनी शादियां होती है, कितना ही होता है। उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया और यहाँ की मार्केट को ही कैप्चर किया, यही प्रोडक्ट बना रहे हैं और यही मार्केट को कैप्चर किया, तो क्या वो छोटी इंडस्ट्रीज खत्म होगी। अब इसका इसमें अब दूसरी देखिए कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज है। आज दुनिया जो है कॉस्मेटिक्स, स्पाइस, गारमेंट, हमारे हिंदुस्तान का जो स्पाइस है, जैसे जिसको कहते हैं स्पाइसेस हो गए, जो अपने मसाले हो गए, वो पूरी दुनिया इस समय भारत का मसाला लेती है। मतलब FDH हो गया, हल्दीराम हो गया, ऐसे प्रोडक्ट इसमें पूरी मार्केट में छा रहे हैं। कॉस्मेटिक मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक जो मिल से हमारी डेवलप हो गई दवाइयां, या जो रामदेव जी का या जेवा वालों का, या जो अपना जीवा जो हो गया अपना, ये भी बना रहे हैं अपना, रविशंकर जी के द्वारा भी ये जो जा रहे हैं, दुनिया में इसको लाइक किया जा रहा है। तो इसका मतलब हमारी पोटेंशियल्स बहुत है, हमारी इंडस्ट्रीज की बहुत पोटेंशियल्स हैं, जिसको हम इंडिया में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्लोरेशन की बहुत बड़ा एक सेटअप है और बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप एक छोटा सा उदाहरण आप लें कि एक पापड़, जो लिज्जत पापड़ शुरू हुआ, वो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ है, एक महिला ने शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डेवलप किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में किया, और आज पूरी दुनिया में हमारी मार्केटिंग हो रही है। तो मेरा एक छोटा सा जो भाई साहब जो आपने ये विषय रखा आपने, जो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। प्रॉब्लम सर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट, ये जब से ये गवर्नमेंट है, इसने बहुत फैसिलिटीज दी है। MSME का रोल बहुत बड़ा है। आप अगर कोई भी बैंक का लोन लेना चाहते हैं तो सिंगल विंडो आप MSME अप्लाई किए, सिस्टम का पता होना चाहिए उसको। ऑनलाइन सिस्टम्स है, नई सिस्टम का पता है, तो जैसे लघुदेव भारती की जगह जगह पे आपके ऑफिस है, वो आपको हेल्प करेंगे, नोडल ऑफिसर्स बैठे हैं वो हेल्प करेंगे। सिंगल, अच्छा बैंक का लोन जो बड़े लोन लेने में दिक्कत है, जैसे बड़े लोन 2 करोड़ से ऊपर लोन लेने में, 25 साल 30 लाख तक लोन लेने में गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दी है। हर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इवन प्राइवेट बैंक्स भी इस समय लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट की MSME को। 20 लाख करोड़ का तो अभी प्रधानमंत्री जी ने ये जो कोविड के समय पे लोन दिया, इसकी बहुत अच्छा उन्होंने उसका सिस्टम बना रखा है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो बच्चे जो नए काम करना है, हमें जो देखना है मार्केट कैसे सर्वे करनी है, हमें लोकल टू वोकल, मतलब हो गया लोकल क्या प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है उसको। आज गाड़ी जो है, टाटा वाला जो गाड़ी है, टाटा की गाड़ी पूरी दुनिया में जा रही है, मैं खाली भारत में जा रही, पूरी दुनिया में जा रही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मारुति या मतलब जो अब तो मारुति इंडियन ब्रांड हो गई, हम बाहर की गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका रीजन क्या है कि हम लोग स्टेटस सिंबल बना लिए कि हमने फॉरेन का प्रोडक्ट लगा है, हमने फॉरेन का प्रोडक्ट खरीदा है, कि स्टेटस सिंबल बन गया हम लोगों में, ब्रांड बन गया। बाहर की कंपनियों ने आगे क्या किया, ब्रांड को प्रमोट करेंगे, ये ब्रांड लीजिए, ये लीजिए। वो क्या कर रहे हैं, अपना ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि भारत का प्रोडक्ट हम ले, उसका वोकल टू लोकल करें। अगर हम 15% भी, अभी हमारी मार्केट में 15% प्रोडक्ट अगर भारतीय बिकता है, टीवी बिकता है, 15% अगर गाड़ी भारतीय बिकती है, तो अगर उसको हम लोग 30% कर दें वोकल से, और 30% प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें, भारत की इकोनॉमी इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट होगी। और जितनी भी हमारे पास जो हाथ है, जो काम करने वाले कामगार है, उनकी हमारे पास कमी हो जाएगी। आज हमारी इंडस्ट्री में इतनी कमी है। आज मैं आपको बताऊं, हमारी इंडस्ट्री में अगर आप देखो, वेल्डर्स नहीं मिलते मार्केट के अंदर। छोटे छोटे उद्योग, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, वेल्डर्स नहीं मिलते, कारपेंटर नहीं मार्केट में मिलते। और आज जो कारपेंटर वेल्डर है, वो एक मतलब कि जिसको कहेंगे किसी ने ग्रेजुएट से भी अच्छी इनकम है, ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं करे, लेकिन वो हम ये कहेंगे कि अगर आप स्किल आपके पास है तो मार्केट में उसकी वैल्यू है। अब लेथ मैन है, उसकी बड़ी डिमांड है। ऑटोकैड की बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर। टैली जिसको आता है, मैं एक छोटा सा टैली को नहीं करा प्रमोट, जिसको ये अपना, इसको छोटा सा लीजिए आप उदाहरण, क्या कहते हैं, जो अकाउंट्स रखने का, आज हर आदमी को अकाउंट चाहिए ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए आपके पास ऑनलाइन उसको कंप्यूटर आना चाहिए।
जो कंप्यूटर में थोड़ा सा जानता है, अकाउंटेंसी जानता है, उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। छोटे छोटे दुकानदार को भी आज ई-वे बिल काटना पड़ता है, उसके लिए भी अगर बच्चों के पास ये स्किल है तो बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके बाद सर आज की डेट के अंदर इंटीरियर डिजाइनर्स की इतनी डिजाइन है कि एक आदमी घर पे भी अगर छोटा सा गांव में भी घर बना रहा है तो वो भी कहता है मेरा किचन एक अच्छा सा हो। तो अगर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे में इंटीरियर डिजाइनर, अच्छे वेल्डर्स, अच्छी छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप, एक आपको मैं बताता हूँ सीएनसी मशीन आने का, जिन्होंने सीएनसी मशीन और ये जो मशीनरी है, सीएनसी होगी, लेथ होगी, ये जो इसके स्किल है ये लोग सीख ले। आज मार्केट में हमारे पास इतनी डिमांड है कि लोगों के पास जो मशीनें लगी हुई हैं वो फुल है। इसका मैं उदाहरण ये देता हूँ कि आज की डेट में इंजीनियरिंग हमारा जो एक्सपोर्ट है, जब से कोविड हुआ है, भारत की कोई भी इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो हैवी इंजीनियरिंग कर रही है, वो उसके पास, सबके पास ऑर्डर बुक है। जो गारमेंट एक्सपोर्ट है उसके बाद भी बुक था, अभी थोड़ा सा ऑर्डर कम हुआ है गारमेंट एक्सपोर्ट में, इस समय उनके पास भी फुल है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी पिकअप कर रही है। अब आप हैवी इंजीनियरिंग में चले जाइए, हैवी इंजीनियरिंग में जो हमारी इंडस्ट्री है, इसरो जो है, इसरो इस समय पूरी दुनिया में लीडर बन के मार्केट करके अपने सैटेलाइट्स बाहर भेज रहा है, पूरी दुनिया में एक्सप्लोर कर रहा है मार्केट। तो मार्केट भारत में क्षमता की और काम करने की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमें एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम हमें खुद बनाना है, हमें किसी बाहर के व्यक्ति से सिस्टम नहीं बनाना, हमने खुद सिस्टम बनाना है कि हमें चीज खरीदनी है। पहला हमारा मकसद होना चाहिए हमें भारतीय चीज खरीदनी है। बोले अगर भारतीय चीज, हम स्वदेशी चीज खरीदेंगे तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे घरों में ही, हमारे लोगों में ही पैसा घूमेगा। तो वो पहला हमने अपने आप को ये चीज बनाए, ये नहीं कि हमें आत्मनिर्भर। अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर में एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, सबसे ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल अगर दुनिया के अंदर देखिए, कोई भी मिनरल, लोहा ले लीजिए, कोई भी आप खाद्यान्न ले लीजिए, जिससे आपका एल्युमिनियम ले लीजिए, इंडिया में अवेलेबल है। यहाँ से रॉ प्रोडक्ट जाता है, चाइना खरीदता है, बाकी कंट्रीज की, तो उसको फिर प्रोसेस करके भारत में देती है। क्या हम प्रोसेस इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगा सकते? छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसके बीच में, छोटा सा बात काट के, कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर बटन बनाते हैं, जो सुबह बच्चा जाता है जापान के अंदर, वो बटन की प्लास्टिक की मोल्डिंग मशीन उसने मोटरसाइकिल पे लगा रखी है और बटन बना के मार्केट में भी देता है और दूसरा काम भी करता है, अपना उद्योग भी चलाता है छोटा सा। तो ये एक हमें अपना सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा आज के हिसाब से। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमारे पास कमी का है, कमी हमारे पास टेक्निकल अपग्रेडेशन है, वो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है। हम चाहते हैं दूसरे, हमारे पास रेडीमेड चीज आ रही है चाइना से, वो खरीद लें, हम इन हाउस उसको टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं करें। जिस इंडस्ट्री में हम जाएं उसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन हम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। गवर्नमेंट खूब फंड्स दे रही है, कहीं कोई हम ये सोचे ना कि फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, फंड्स की हम पूरी अवेलेबिलिटी है। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है ब्यूरोक्रेसी, और ये जो है जो लाल फीताशाही की जो भाई साहब ने बात की निगम जी ने, वो क्योंकि वो उनका जो ग्रूमिंग हुई है, उनकी जो डेवलपमेंट हुई है, वो यही हुई है कि काम कम करके, अपना जेब गर्म करके तो काम करने का, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम आ गया। आज जो आप ये देखिए, आज 6000 प्लॉट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गए हैं, अभी जो नई इंडस्ट्री आई है, मैं नोएडा की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इंडस्ट्री जो है वो ऑनलाइन हुआ है, उसमें एक भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो कोई ऑफिशियल टेबल पे, वो ऑनलाइन सारा काम हुआ है। देखिए, इतना गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, तो मेरे हिसाब से हम लोग अगर इसको थोड़ा सा, मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी को हम इसका पार्ट बन के और अपना उद्योग खुद लगाए, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ थोड़ा सा हमें अपना ये करना है कि हमें अपना ब्रांड खरीदना है, अपना ब्रांड बेचना है। मेरा ये मैंने छोटा सा ये बनाया था स्टैटिस्टिक्स, तो आपके बीच में रखने के लिए। हाँ, एक छोटा सा और है, हैंडीक्राफ्ट कितनी मार्केट है, पूरी दुनिया में मार्केट है हैंडीक्राफ्ट की। ये हैंडीक्राफ्ट जो है इतना अवेलेबल है, हमारा जो हर 100 किलोमीटर के ऊपर कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट बनता है। जैसे यहाँ से आप चले जाइए, ताले बनते हैं अलीगढ़ में, उसके बाद आपके क्या कहते हैं, आगरा में चले जाइए, आगरा में छोटा सा ही प्रोडक्ट आपको बताया, खाने का प्रोडक्ट पेठा पूरी दुनिया में जाता है। वहां के आर्टिस्ट जो हैं, वो जो कारपेट, वो जो बनाते हैं आपके
क्या कहते हैं उसको, मार्बल के जो कंटेंट बना है पूरी दुनिया में जा रहा है। मुरादाबाद चल रही है इस समय, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो वर्ल्ड हमारी जो मार्केट के अंदर यूपी के अंदर जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आ रहा है वो मुरादाबाद से आ रहा है। उसमें सारा का सारा जो है वो जा रहा है ब्रास के हैंडीक्राफ्ट से आ रहे हैं। तो ये चीजें एक और है बहुत बड़ी, हम लोग जो ये देख सकते हैं मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मेडिकल टूरिज्म का ये है कि आप ये देखिए आयुर्वेदिक के लिए जो है लोग यहाँ ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं। रामदेव जी के आश्रम में समय नहीं मिलता। यानी केरला चले जाइए, केरला में जो बुकिंग है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जैसे जिंदल वगैरह के इंस्टीट्यूट्स है, 3-3 महीने की बुकिंग के बाद आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए लोगों को 10-10 दिन का टाइम मिल रहा है। तो ये भी इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हम इसमें कहीं पे भी मतलब आप ये सोचिए इतने ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और इतनी अच्छी सरकार है, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को कैच करना है। अब देखिए एक चीज और अपॉर्चुनिटी बताओ, हम लोग 1 लाख मास्क नहीं बनाते थे, और अपॉर्चुनिटी इस कोविड के अंदर अपॉर्चुनिटी मानिए या वो मानिए, हाँ आज की डेट में हम सेकंड वर्ल्ड के बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं मास्क के अंदर। और वो कौन सी छोटी इंडस्ट्री से बन रहा है, लघु उद्योग इंडस्ट्री से बन रही है। और आज पूरी दुनिया को हम लोग ये दे, जब दूसरा वेंटिलेटर देखिए, हम वेंटिलेटर नहीं बनाते थे, बाहर से आता था। आज हम 1 लाख वेंटिलेटर अपने बना चुके, और आने वाले 2-3 सालों में साल के अंदर हम 10 लाख वेंटिलेटर पर ईयर हमारी भारत में बनने लग जाएगा। जबकि वेंटिलेटर हम बाहर से लेते थे। क्षमता है, साधन है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की बात है। बस मैं निगम जी इतनी बात अपनी रखूंगा जो मेरे थोड़ा सा ध्यान में आई, ये चीजें 2-3 बच्चों के। धन्यवाद। आपने लघु उद्योगों को यदि हम बढ़ावा देना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री को यदि बढ़ावा देना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में काम करना चाहते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास है और यदि हमारी मंशा है काम करने की, तो आपने बताया किस तरीके से, बहुत सारे आपने उदाहरण दिए, चाहे मेडिकल टूरिज्म का हो, लघु उद्योगों का हो, या आपने मास्क का हो, वेंटिलेटर का हो, बहुत सारे आपने उदाहरण दिए जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से हम यदि काम करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये सोच के बैठे रहें, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें कि नहीं साहब ये तो हमें नौकरशाही काम नहीं करने देती या ये भ्रष्टाचार है। यदि हमारे अंदर मंशा है, उत्साह है, आत्मविश्वास है, तो हम स्वाभिमान है, तो हम उसको लेकर यदि आगे बढ़ें तो हम काम कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जो अपना स्टार्टअप लगाना चाहेंगे, जो उससे शुरुआत करना चाहेंगे। तो ये जो आपने बात दी है, ये जो आपने दिशा दी है, वो निसंदेह मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लाभदायक होगी। कुछ बीच में सवाल भी आए हैं जो हम बाद में लेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी, वो भी बहुत ही करीब से समाज से और सामाजिक सरोकार की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। हरियाणा ग्रंथ अकादमी के वो सदस्य भी हैं इस समय। और मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी, एक जो बात चर्चा में निकल के आई है, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने भी यह बात कही और जो है रमन जी ने भी कहीं ना कहीं अपने उद्बोधन में इस बात को शामिल किया कि यदि वास्तव में हमें आत्मनिर्भर बनना है तो कहीं ना कहीं लघु उद्योगों पे, कुटीर उद्योगों पे हमें फोकस करना होगा, हमें कहीं ध्यान केंद्रित करना होगा। अब गांव को आत्मनिर्भर बनाए बगैर जो है इस बात की चर्चा करना भी मतलब अर्थपूर्ण नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा जो मैक्सिमम जो है कहना चाहिए हमारे देश की आबादी वो गांव में बसती है, और जिस तरीके से हमारे मतलब कमजोर वर्ग के लोग या मजदूर जो है गांव की ओर गए हैं, तो कुछ मजदूर वापस जरूर आए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मजदूर वहां पर हैं, गांव में हैं, और वहां पर जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने ये कुछ प्रयास भी शुरू किए हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है बिजली की। हालांकि बिजली की स्थिति आप बताएंगे कि पहले से सुधरी है, गांव में भी सुधरी है, लेकिन अभी भी वो समस्या है। दूसरी है इंटरनेट की, कि आखिरकार यदि उसे काम करना है तो वो बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी की, आज का जो समय है डिजिटल एज का समय है, उसमें वो कैसे काम करे। और तीसरी जो समस्या है वो है कनेक्टिविटी की। तो आखिरकार ये जो चैलेंजेस हैं गांव में काम करने की, वहां पर कोई उद्योग लगाने की, स्टार्टअप लगाने की, या वहां से कुटीर उद्योग की शुरुआत करने की, तो कैसे वो काम करे, क्या चुनौतियां, आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, आप अपनी बात रखें। डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी।
प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को मेरा सादर नमस्कार, बंधु रमन चावला जी को नमस्कार, मेरे अभिन्न मित्र प्रोफेसर अनिल निगम जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? आ रही है डॉक्टर भाई। और डॉक्टर विनीत कुमार जी ने बड़ी मेहनत की रात से, ये जूम पहले ही भेज देते तो 1 सेकंड लगा उसमें चलिए, वो एक है ना बड़ा दुख दीना नथनिया ने हाय राम। और डॉक्टर साहब इन्हीं सब चीजों से तो आदमी सीखता है ना, जब आपदा आती है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारा सीखने को मिल गया इसमें, बड़ा अच्छा। पर उनको काफी कष्ट हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, आप लोगों को भी काफी एक्चुअली कष्ट हुआ, उसके लिए भी मैंने जो है क्षमा मांगी थी शुरू में। नहीं, आप ऐसा मत कहें, ये शब्द वापस लें, क्षमा माला। असल में नहीं, बात क्या है कि अनिल जी हमारे बहुत परम मित्र हैं, इसलिए बोला किसी दिन आपको ही देखेंगे, और आज फिर इन विद्वानों के बीच में मुझे लाके बिठा दिया, क्योंकि ये तो कहीं दूर तक भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इतने बड़ी पैसों की बातें, इतने लाखों करोड़ों की बातें हुई, और प्रोफेसर संजय जी ने सब कुछ कह दिया, उसमें कुछ बचा नहीं बाकी कहने के लिए। और पूरा विस्तार से उन्होंने भारत के मेक इन इंडिया को भारत में बनाना है, भारत कब कैसे बनेगा। असल में जो ये हमारी क्यों मेक इन इंडिया शुरू हुआ, इस पे संभवतः काफी लोगों ने विचार विमर्श कर लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत देर से जुड़ा हूं। मैं इसलिए क्षमा चाहता हूं यदि कोई बात की पुनरावृत्ति हो। असल में ये मेक इन इंडिया केवल मेक इन इंडिया का आंदोलन नहीं है, एक भारत सरकार की स्कीम नहीं है, केवल प्रधानमंत्री जी का एक वो नहीं है, ये भारत की अस्मिता से जुड़ा है। ये हमारी अस्मिता का सवाल है। यदि हमारी अस्मिता, भारत की अस्मिता रहेगी तो देश रहेगा और हम सुखी रहेंगे, विश्व में शांति होगी। जापान का एक उदाहरण है, एक बच्चा पेंसिल ली, उसने बार बार वो छील रहा था, टूट रही थी, तो कहा किसी ने, सहपाठी ने, दूसरी क्यों नहीं लेते? बोला नहीं, हमारे देश की बनी हुई है, हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों? अब जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, नेपाल है, उसको चीन ने इस तरह आक्रांतिक कर दिया है बहुत, कि वो मजबूर है, उनकी अस्मिता का सवाल हो गया है। और इस अस्मिता के सवाल को देखते हुए, क्योंकि जैसे भारत में पहले वो सौदे होते थे विदेशों से, किसमें क्या कितना गोलमाल हो रहा है कोई नहीं जानता था, तो वो सब इससे मेक इन इंडिया से जुड़ा है। सबसे पहले हमें अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पे काम करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भारत के प्रति, अपने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जाने। यदि वह अपने देश के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतर्क नहीं है, तो देश मेक इन इंडिया में सफल नहीं होगा। सफल हो रहा है, बहुत तेजी से सफल हो रहा है, परंतु कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आज भी आ रही हैं। कई बीच में मैं और थोड़ी सी बात कर लूं, मैं बंधु ने पेन का उदाहरण दिया कि पेन वो बंद हो गए। अब पेन से लिखी कौन रहा है? आपके पास मोबाइल है, आप मुंह से बोल के टाइप कर ले और वहां चला जाएगा। पेन की आवश्यकता क्या हुई? कितनी आवश्यकता रह गई? तो जो हमें अब वर्तमान में आवश्यकता है, उसमें जो पहल करेगा, सबसे पहले जो पहल करेगा वो ही सफल होगा। जैसे बाजार में सबसे पहले जब गोभी आती है तो 100 रुपए किलो होती है, आज 20 रुपए किलो है। तो जो पहल की बात है, जिन किसानों ने सबसे पहले अपने मेहनत करके परिश्रम से वो गोभी उगा ली, वो सफल हो गए। हम मुंह देखते हैं पश्चिम का, पश्चिम में कोई अनुसंधान होगा, फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, फिर हम उस पर यहाँ अपने यहाँ देखेंगे कि बना नहीं बना, कैसा बना, और वो क्वालिटी बनी नहीं बनी, तो फिर हम उसमें तब तक तो अगला बदल जाएगा। वो फिर टेक्नोलॉजी हमें बाद में मिलेगी कि नए वाले को वो बेचेंगे, हम उसी पुराने पे घिसते पिटते रहेंगे। एम्बेसडर कार थी एक कभी किसी जमाने में, कितनी चलती थी एम्बेसडर कार। सरकार में तो अधिकांशतः लोगों के पास एम्बेसडर कार होती थी अफसरों के। एम्बेसडर कार खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? उन्होंने कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया उसके मॉडल में। जैसी चलती थी वैसी चलती रही, और आखिर में उसी तरह से वो बेचारी अपने गंतव्य को चली गई। और 20 नए मॉडल आ गए एम्बेसडर कार के। क्यों? क्योंकि अनुसंधान बड़ा जरूरी है। अनुसंधान कहाँ से शुरू होगा? हमारे यहाँ जितनी प्रतिभा है अनुसंधान करने की, लोगों ने, अब हम सुनते हैं जी वो हवा से चलने वाली मोटरसाइकिल बना दी। वो बना दी, कितने दिन हो गए वो बना दी, तो फिर बनी रह गई, उसके पास एक ही मॉडल हुआ, उस पर क्यों नहीं आगे आए लोग?
क्यों नहीं वो बनी? पेट्रोल में हमारा सबसे ज्यादा पैसा विदेश में जाता है। आखिर पेट्रोल क्यों नहीं हम सोचते कि ऐसा, जैसे हम देसी भाषा में जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़, कि ऐसा क्यों नहीं जुगाड़ करते हम? अब जो जुगाड़ करेगा तो आगे 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 उसमें सुधार होगा। चावला जी जैसे बैठे हैं, ये उनको प्रोत्साहन देंगे, उसमें नई नई चीजें आएंगी। तो यदि उनको प्रोत्साहन मिलेगा, नई प्रतिभाओं को, जो आसपास की प्रतिभाएं, उसको बाजार नहीं मिल रहा, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत कुछ सरल हुआ है, परंतु आज भी जो हमारी योजनाएं हैं वह जन सामान्य तक अभी भी नहीं गई है। अभी भी आदमी लोन के लिए लाइन में लगता है, अभी भी उसको धक्के खाने पड़ते हैं। ये वास्तविकता है, हमें इस ओर सोचना चाहिए। इसकी जो बाधाएं हैं, बहुत सी बाधाएं हैं इसमें। मेक इन इंडिया में किसानों ने रोक दिया रास्ता, आपका माल बाहर जाना है, खड़े रहो आप बॉर्डर पे। इसी तरह दूसरे सामाजिक तत्व फोन करके वो रंगदारी मांगने लगते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जिन पे हमें मतलब सोचना होगा कि ये किस तरह से बात बने। असल में हमें जो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो उन पे प्रचार माध्यमों का, जो विदेशी प्रोडक्ट हैं उनका प्रचार माध्यमों का उन पे बहुत बड़ा आधिपत्य है। और पतंजलि की जैसा बात हो रही है तो हर आधे घंटे बाद पतंजलि का विज्ञापन आता है। परंतु यदि हम छोटी चीजों की बात करें तो उसका प्रचार, लिज्जत पापड़ का प्रचार ऐसे ही एक दिन में इतना बड़ा नहीं हो गया। डोर टू डोर, व्यक्ति से व्यक्ति जब प्रचार की बात आई तो वो सबसे सशक्त माध्यम प्रचार का होता है। आज नए बच्चों पे प्रचार माध्यम का इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि वो कुछ नहीं देखते, यदि टीवी में देख लिया तो अगले दिन उनको वही चाहिए घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस कारण से यदि हम में थोड़ी सी देश के प्रति सहानुभूति है, देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व हम समझते हैं, तो हमें उन प्रचार माध्यमों से किसी तरह से बच के और अपने परिवार को बचा के देसी चीजों को जो हम व्यक्ति से व्यक्ति को जो पहुंचाएंगे तो उससे ये मेक इन इंडिया बहुत सफल होने की बात है। आपने बहुत बड़ी बात की, स्टेटस सिंबल की, चावला जी ने, कि भाई हमने स्टेटस सिंबल बना लिया है। सही है। मेरे एक मित्र आए एक बार मेरे पास, मैंने कहा कि यहाँ किस काम से आए? बोले दिल्ली आया था स्वेटर खरीदने, उनका मॉल में बहुत बड़ा दुकान वो है, शोरूम। मैंने कहा हो गई बात? में कहा हो गई। मैंने कितने का मिला है वहां पे? बोला 200 रुपए का हमने खरीदा है। और मैंने कहा बेचोगे कितने का? बोला 2000 का बेचोगे, क्योंकि ब्रांडेड उस पे लगेगा, ब्रांडेड वही स्वेटर। हम उसको वहां से नहीं लेंगे, अपने पड़ोस से नहीं लेंगे, हम जाएंगे मॉल में, या मॉल में मतलब हम एक ब्रांड के प्रति जो आकर्षण हमारा जो मन में हमारे इन प्रचार माध्यमों ने बैठा दिया, उसके प्रति हमको जागरूक होना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे आना पड़ेगा। जो छोटे, जो ऐसे जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब जापान ने बना लिया वो फोन, उसमें प्रोजेक्टर की आपको जरूरत नहीं है। अब जो प्रोजेक्टर बनाने उनका क्या होगा बेचारों का? अब वो या तो उस ओर जाए, उनकी टेक्नोलॉजी मांगे, उसमें बीसी और झंझट। अरे अपने यहाँ क्यों नहीं इस तरह का लोगों को सुविधा दी जाए कि अच्छा भाई तुम इसमें देखो क्या हो सकता है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में भी बस वो चाहते हैं कि इतना काम पूरा हो जाए, इतना हमें माल भेजना है, इतना ये, वहां अनुसंधान की कोई बात नहीं है। उसमें यदि वर्कर कहता है कि मुझे नहीं, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दें, तो आराम से कोई राजी नहीं होता उसके लिए कि नहीं 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 ये माल हमें भेजना, फटाफट बनाओ और ये भेजो। और वो यदि हम उसमें उनको प्रोत्साहित करके छोटी छोटी चीजों को, तो वो फिर नई चीजें बने, नया आकर्षण, नई चीज आएगी जो पहले आ जाएगी वो स्वीकार हो जाएगी समाज में। तो इसलिए जो ये बात है, इसी तरह मैंने अब यहाँ क्या है, एक और नया एक ट्रेड बना हुआ है कि सबको नौकरी चाहिए। नौकरी के प्रति जो आकर्षण है वो राजनेता बहुत उदाहरण देते हैं कि कोई नौकरी के लिए आया तो उससे पूछा भाई क्या जानते हो, ड्राइविंग जानते हो, मालीगिरी जानते हो, कोई और काम जानते हो? बोला नहीं जी। फिर क्या करोगे? पर नौकरी दे दो। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी जिसमें हाजिरी लगा आदमी घर चला जाए और तनख्वाह उसकी आ जाए। तो उसको कहीं लगवा दिया दफ्तर में, वो फाइलें पहुंचानी पड़ती थी, पानी पिलाना पड़ता था, चपरासी लगवा दिया। बोला कि जी हमने तो आपसे नौकरी कही, ये लड़के को कहाँ लगवा दिया आपने? बोले नौकरी नहीं है क्या इसमें? तो कोई काम भी नहीं है ज्यादा। क्योंकि नहीं, काम तो हमारे घर बहुत है, हमें तो नौकरी चाहिए। अब ये स्थिति भारत की है। यदि वो व्यक्ति जो नौकरी मांग रहा है, यदि उस पर स्किल नहीं है कोई, और स्किल के लिए भारत सरकार ने बहुत काम किए हैं। उन्होंने कौशल विकास ये इंस्टीट्यूट खोले हैं जिनमें लोगों की स्किल बढ़ाई जाए। नए लड़कों को MA, BA, MA
कर लो, पीएचडी कर लो, उस पर स्किल कुछ नहीं हो। हिस्ट्री, हाँ जी पता है आपको, हिस्ट्री पूरे इंग्लैंड की पता है क्या किस काम की है। और वो जो पॉलिटिकल साइंस है, बोला राजनेता बनो, जाके लड़ो संसद में। तो अब वो बाकी जो हमें जरूरत है रोज की, हमें कपड़ा पहनना है, रोटी खानी है, मकान बनाना है, हमें और दूसरी वस्तुएं चाहिए, तो उन वस्तुओं की ओर हमारा जो अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो उस तरह की नहीं थी। तो अब भारत सरकार ने उस ओर मतलब ध्यान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए। किसी बच्चे ने हेलीकॉप्टर बना लिया था जुगाड़ करके, वो टूटी फूटी चीजें इकट्ठी कर करके वो घर तोड़ना पड़ा, आखिर फिर उसको कहना पड़ा कि आगे से कुछ नहीं करेगा ऐसा। बच्चे की बात रह गई, उसने यहाँ हिंदी में पीएचडी किया। मेरा मित्र था, मेरी बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया। हमने कहा वहां जापान में हिंदी पढ़ेंगे आपसे? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मैंने कहा आपने तो ये पीएचडी हिंदी में किया है। बोले फिर क्या है, मैं तो कहीं बर्तन भी साफ कर लूंगा होटल में। तो मतलब जो काम का कोई अच्छा बुरा होना, हमारे यहाँ अभी भी ये है कि व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए सबको, और हाथ से काम करना या मेहनत करना या उसको आगे बढ़ाना, ये अभी भी लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम नेताओं के आगे पीछे इसलिए घूमते हैं कि नौकरी लगवा देगा, पर सरकार ने वो सिस्टम भी बदल दिया। भाई योग्यता होगी तो नौकरी मिलेगी, और जो आप में योग्यता है तो आगे बढ़ेंगे। तो योग्यता के लिए हमें समाज में एक ऐसी जागरूकता पैदा करनी है सबको। और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अपने कॉलेज के माध्यम से, कि नए बच्चों को जिस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं नृत्य प्रति, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि सबने ये सारी बात कह दी, अब उसमें बार बार उन बातों को दोहराना कोई वो नहीं है। फिर भी मैं देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ। भाई अनिल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर वेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं की ओर इंगित किया है, जो मैं यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में उसको समराइज करना चाहूंगा। आपने एक बात कही, अनुसंधान बहुत आवश्यक है, और अनुसंधान भी में किस तरीके से निरंतरता जरूरी है। आपने बताया कि ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाया गया, लेकिन उस प्रोडक्ट के आगे क्या, उसको धरातल पर उतारने के लिए क्या। तो कहने का मतलब यह है कि अनुसंधान होना चाहिए, और अनुसंधान के बगैर चीजें नहीं हमें प्राप्त होंगी, नहीं मिलेंगी। और किस तरीके से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, किस तरीके से उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। और जो आपने चुनौतियां हैं मेक इन इंडिया में, जो वोकल फॉर लोकल का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, उसमें भी क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से लोगों को उससे जूझना पड़ता है, उनको कैसे सहज बनाया जाना चाहिए, उस बात पे आपने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। और निसंदेह जो आपने बात कही, पहले भी प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने और रमन जी ने भी बात कही कि कौशल विकास के लिए सरकार ने निसंदेह बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे संस्थान, है ना, लगातार डिजिटल माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से ये हम सब के लिए लेकर के आए हैं। बस उन सभी चीजों की पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है। जानकारी के साथ साथ कैसे उसे करेंगे वो बहुत जरूरी है। और जो बीच में कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन भी जरूरी है, ताकि सहजता से लोग उसको एक्सेस कर सकें, अप्रोच कर सकें, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकें, उसको व्यवहारिक धरातल पर उतार सकें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है रमन जी, ये आपसे सवाल है। वो सवाल ये है कि एमएसएमई जो सेक्टर है, वो जो है, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, वो बड़े बड़े उद्योगों की का जो प्रोडक्ट है उससे कैसे compete करें। क्योंकि जो बड़े उद्योग हैं उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, जैसे वो मतलब बल्क में या बहुत वैसे उत्पादित करते हैं बड़े उद्योग। तो जो बड़े उद्योग हैं, बड़े उद्योग के जो प्रोडक्ट हैं वो भी मार्केट में हैं, और जो है लघु उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो सॉरी सूक्ष्म, उनके भी जो है प्रोडक्ट यदि मार्केट में आते हैं, या कोई स्टार्टअप शुरू करता है, तो ऐसे में वो कैसे compete कर पाएगा, इसका एक सवाल आया हमारे विद्यार्थियों के बीच से, तो कृपया जवाब दीजिए। धन्यवाद निगम जी, बहुत अच्छा सवाल है। और क्या कहते हैं, ये इससे सब लोग जूझ रहे हैं, लेकिन
मैं ये समझता हूँ ये जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके पीछे सॉल्यूशन जरूर है, क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन उसका एमएसएमई इंडस्ट्री के अंदर सीधा सीधा 20% जो बाइंग है वो गवर्नमेंट की ओर से ही किया है, छोटी इंडस्ट्री से उन्होंने परचेज करना ही करना है। हमें थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंटली, मैं फिर कह रहा हूँ, अवेलेबिलिटी और अपना बिहेवियर को देखते हुए कॉन्फिडेंटली हमें अप्रोच करना है। एमएसएमई की साइट के ऊपर अवेलेबल है, आप एमएसएमई के ऑफिस में जाइए, उनको कहिए ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, आपके साथ साथ के सॉल्यूशन करवाएंगे और सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कहना कि हम लोग बड़ी इंडस्ट्री से कम्पीट नहीं कर सकते, बड़ी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं इस समय? बड़ी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है, देखिए आप अगर बड़ी डिफेंस सेक्टर में देखिए, वो तो छोटा इंडस्ट्री कोई बना नहीं सकता। इसरो के प्रोडक्ट है वो छोटा इंडस्ट्री नहीं बना सकता। हम लोग कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं? हम लोग जो एंसिलरी बना रहे हैं, जो 80% जो इंडस्ट्रीज है वो एंसिलरी यूनिट्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर की या इसकी हैं, जो बाहर की कंपनी, बड़ी कंपनीज है उनके साथ है। हमारे को कहाँ पे कंपटीशन आ रहा है? कंपटीशन हमारा कहीं नहीं है, सिर्फ हमारा माइंड सेट है। अगर आज हम कंपटीशन ये सोचे, क्या कहते हैं, कोई कंपटीशन है, पूरी फैसिलिटीज है, आप अपना प्रोडक्ट लेके आइए, क्वालिटी लाइए, जैसे भाई साहब ने कहा, वेद जी ने कहा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी हमें पूरी देनी है, एडवर्टाइजमेंट की कोई चिंता नहीं, हुआ एमएसएमई के थ्रू भी होगा, वोकल टू वोकल होगा। ये हमने सिस्टम में अडॉप्ट कर लिया है मोदी जी के कहने पे, मतलब कि अपना उसकी संरचना अगर उस तरीके से हम चलेंगे तो 100% होगा। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसको काम करना है। मैंने भी सर 14 साल की उम्र के अंदर काम किया, साथ में स्टडी किया, और मतलब कि आप सोचिए 5,000 से काम शुरू किया, और आज मेरी इंडस्ट्री जो 10 करोड़ 15 करोड़ की इंडस्ट्री है वो तभी है जब मैंने मेहनत की और इसी सिस्टम के साथ जूझे है। और आज इतना अच्छा सिस्टम आ गया, जब हम सिस्टम करते थे जीएसटी की रिटर्न बनने में हमारा आधा दिन निकल जाता था, सेल टैक्स की। आज इतने अच्छे सिस्टम बना दिए गवर्नमेंट ने, सब ऑनलाइन सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करने वाले बनिए। और आज मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप देखिए अभी आपको सब चीज अवेलेबल है। मेरा ये छोटा सा सुझाव, कोई प्रॉब्लम आती है एज ए टेक्निकल पे, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, आप हम तक अप्रोच करें, सिस्टम में अप्रोच करिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सॉल्यूशन इज देयर, प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। मुझे लगता है कि उनको इससे वो मिला होगा। अगला जो सवाल है, देखिए समय की थोड़ा बाध्यता है इसलिए हम बहुत सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन 2 सवाल हैं जिनको मैं आपस में मर्ज करके जो है प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से सवाल है, क्योंकि जर्नलिज्म के छात्रों ने ये सवाल पूछा है तो मैं उन्हीं से चाहूंगा कि वो उसका जवाब दें। 2 सवाल हैं जिनको मैं आपस में मर्ज कर रहा हूं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आवाज आ रही है ना? प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आपसे सवाल है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक है, ठीक है। संजय जी, एक्चुअली सवाल यह है पत्रकारिता के छात्रों का कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह का इनोवेशन करें और कौन कौन से कौशल का विकास करें ताकि वो जो है मार्केट के लिए कॉम्पैटिबल बन सके। संजय जी। देखिए, कि टेक्नोलॉजी और तकनीक और भाषा अगर 2 का देने वाले समय में वह एक अच्छा स्थान पत्रकारिता समय समय बदलती रहती है। एक समय में भी जर्नलिज्म हो रहा है, तो यानी टेक्नोलॉजी, इसलिए तकनीक की हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि जो इसमें हम व्यक्त करेंगे अपने आप को, समाचार पढ़ रहे हो या समाचार, तो सबसे पहली कोशिश विद्यार्थियों को करनी चाहिए कि वो भाषा पर पहले अधिकार हासिल करें। बिना भाषा पर अधिकार वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर जो आपने सीखी वो आवश्यक नहीं 5 साल के बाद भी वो टेक्नोलॉजी प्रासंगिक रहे। टेक्नोलॉजी तो बदल सकती है, पर जो जर्नलिज्म के बेसिक्स हैं, जो जर्नलिज्म के मूल्य हैं, जो जर्नलिज्म की जो परंपरा है, वो नहीं बदलती। यानी कि अगर आपने भाषा सीख ली तो आप उस भाषा से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरत है विद्यार्थी की कि वह भाषा पर अधिकार करे।
कम से कम 2 से 3 भाषाएं वो जरूर सीखे, क्योंकि बहुभाषी होना यह बहुत आवश्यक है। और पत्रकारिता में जितनी अधिक आपको भाषाओं का ज्ञान होता है, जितनी आपकी शब्द सामर्थ्य होती है, उतनी अभिव्यक्ति आपकी सक्षम और प्रभावी होती है। मैं टेक्नोलॉजी पर जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं अनिल जी, कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, कोई आवश्यक नहीं आज हम जिस टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहे हैं 5 साल 6 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी प्रासंगिक रह जाएगी। तो टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, किंतु भाषा अगर आपने सीख ली, भाषा पर आपका अधिकार हो गया, वह ताजिंदगी आपके साथ रहेगी, पूरी जिंदगी आपके साथ काम आएगी। इसलिए आज के दौर में सबसे अधिक आवश्यक है कि विद्यार्थी अपनी भाषा को मजबूत करे, अपनी भाषा को परिमार्जित करे, उसको लिखने बोलने और इस तरह की जो भाषा है उसके साथ संगति करना बिठाए, अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना सीखे। उससे अगर एक बार भाषा में उसकी कमांड हासिल हो गई तो मुझे लगता है वो किसी भी तल पर जाकर के काम कर सकता है। जी अनिल जी। जी जी जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आपने बिल्कुल बात सही कही, क्योंकि पत्रकारिता में यदि आपके पास भाषा है तभी आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं और अच्छे से उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई होगी। अब चूंकि समय की बाध्यता है तो विनीत जी हम सवाल आगे नहीं ले पाएंगे, आगे उसी तरह का शेड्यूल है अतिथियों का भी और हमारे कॉलेज का भी। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए जो है सभी अपने मित्रों का और अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए आगे की कार्रवाई विनीत जी, डॉक्टर विनीत जी। धन्यवाद सर। हमें प्रोफेसर संजय द्विवेदी सर से, वेद प्रकाश सर से और रमन चावला जी से बहुत जानकारी मिली, और हमें लगता है कि जो आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो बीबीए के हों, बीसीए के हों, बीकॉम के हों और बीएमसी के, उन्हें काफी फायदा होगा। और जो कई सवाल कई आ रहे हैं, पर्सनली भी आ रहे हैं, वो हम कभी और चर्चा कर लेंगे। अब मैं डॉक्टर अंशुल सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, वो धन्यवाद ज्ञापन करें। अंशुल सर, आवाज आ रही है? जी अंशुल सर, माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लें। अंशुल सर, माइक आपका म्यूट है। अंशुल सर, माइक म्यूट है आपका। अंशुल सर, आवाज आ रही है आपको? अंशुल सर को आवाज नहीं आ रही। अंशुल सर की आवाज नहीं आ रही है। मैं डॉक्टर रामशंकर जी से आग्रह करूंगा कि रामशंकर जी आए और वो धन्यवाद ज्ञापन करें। कुछ तकनीकी कारण अंशुल सर को दिक्कत हो रही है। जी हाँ रामशंकर। विनीत जी आप धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। मुझे लगता है रामशंकर जी की क्लास थी अगली, तो वो वहां चले गए होंगे। आप देखिए, आभार खुद कर दीजिए आप। जी धन्यवाद सभी लोगों का। संजय द्विवेदी सर ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही, वो हमें ध्यान रखना होगा कि केंद्र सरकार जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ की केंद्र सरकार क्या चाह रही है, ये सरकार जो हमारी है वो क्या चाह रही है, और किस तरह से हमें आत्मनिर्भर, जिस तरह के चाइना ने आज एक पूरे साम्राज्य स्थापित किया, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, चाहे वो उस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो भारतीय प्रोडक्ट हैं, वो आए। और आदरणीय संजय द्विवेदी सर जो बहुमूल्य अपना समय निकाल कर हम लोग को मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि आगे भी हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहे जिस तरह मिलता रहा है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। रमन चावला जी ने भी काफी जानकारी दी कि कैसे हम छोटे छोटे कहाँ हमें कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ सरकार हमें इन्वेस्ट का मौका दे रही है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो कहाँ पर। क्योंकि हम यदि एक स्टूडेंट, एक छात्र, हम यदि मार्केट में आते हैं और एक कंपनी बनाना चाहते हैं और एक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें छोटी सी पूंजी की जरूरत होगी, फिर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो हम रमन चावला जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। और डॉक्टर वेद प्रकाश सर से भी का भी आभार कि उन्होंने बताया कि किस तरह हमारी मानसिकता बदलती है, किस तरह हम और प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान चाहे वो चाइना, और फिर हम उसको निर्भर होते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें। तो हम वेद प्रकाश सर का भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने IIC के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल निगम सर का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अच्छे से मंच संचालन किया और वेबिनार का संचालन किया, और इसके लिए और हमें IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर अंशुल सर का भी आभार व्यक्त करता हूं कि तकनीकी कारणों से वो नहीं जुड़ पाया, उनका भी आभार कि उन्होंने मौका दिया। इसके साथ ही मैं IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर राहुल गोयल सर का भी आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने हमें एक चुनौती के तौर पर दिया कि आप ये करें, और खासकर जो इनोवेशन काउंसिल है उसको इस्टेब्लिश करने से लेकर, और आज हम इस जगह पे हैं जहाँ पे कि हम बच्चों के साथ जो अपने क्षेत्र के जो वरिष्ठ हैं, जो अनुभवी हैं, उनका संवाद हो रहा है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय जो MHRD पहले कहलाती थी, आज शिक्षा मंत्रालय है, उनका भी आभार, उनके जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री, उनका भी आभार, और जो अधिकारी हैं उनका भी आभार कि उन्होंने छोटे जो संस्थाएं हैं उनको उन्होंने कहा कि आप इनोवेशन काउंसिल इस्टेब्लिश करें, और इसके लिए हम लोग को एक मौका मिला कि हम किस तरह से बच्चों को इनोवेशन के तौर पे हम जोड़ें। इसलिए उनका भी आभार, और तमाम तकनीकी व्यवस्था में बाधा होने के बाद भी हम ये कार्यक्रम करने में सफल रहे। इसलिए हम उस ईश्वर को भी आभार करते हैं कि सभी लोग जुड़े, सभी हमारे जितने भी लोग हैं, और इसके अलावा जो तमाम फैकल्टी, जो IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के तमाम फैकल्टी और जो तमाम लोग जिस तरह से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे और किसी ने सहायता की, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, और मैं कार्यक्रम समाप्त करने का अनुमोदन चाहता हूँ। जी विनीत जी, एक बार मैं सभी अपने मित्रों का और अतिथियों का मैं जो है आभार के साथ साथ जो है ये भी कहना चाहूंगा, जो आप लोगों को परेशानी हुई खासतौर से तकनीकी दिक्कत के चलते, कल से लगातार समस्या हुई, मैं समझ सकता हूँ, उसमें काफी समय भी गया आपको का भी, सबका बहुत बहुमूल्य समय होता है। तो हम भविष्य में इस चीज का ध्यान भी रखेंगे कि कोशिश करेंगे कि कम से कम तकनीकी समस्या आए, हमारा ऐसा प्रयास होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।